हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका एक नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट प्रवीण भाटिया सर। प्रवीण सर जिनसे मैंने स्टार्टिंग करी थी अपने पॉडकास्ट जर्नी की, और कैसे, और मैं आज ये बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के साथ पॉडकास्ट करा, सर सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ है। सर को देख के ही इतना ज्यादा ऐसा लगता है कि क्यों हमें कॉन्शियसनेस को रेज करना चाहिए, क्यों हमें हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए, क्यों हमें इस पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। तो सबसे पहले थैंक यू सर, आपने फिर से टाइम दिया। आप बिजी चल रहे हैं फिर भी आपने समय दिया इस चीज को। थैंक यू वेरी मच। और सर सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि अभी मैं मतलब आपकी वीडियोस मैंने काफी देखे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या आपको आउटकम मिल रहा है कि जिस हिसाब से आप इंडिया में आकर भी सेशंस कर रहे हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी, बिल्कुल स्टार्ट किया था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, लेकिन जो रिस्पांस मिला वो बियॉन्ड वर्ड्स है। मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए। लोगों का जो रिस्पांस आता है वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो पार्टिसिपेट करता है। यस सर। और अब आपने वो एक अमिट छाप छोड़ी है कि युग परिवर्तन सर्च करते ही यूट्यूब पर आपकी वीडियोस आती हैं। और इसके साथ ही सर अब मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि जब लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने प्रवीण सर के साथ वीडियोस बनाई हैं। तो सर आज का टॉपिक भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसके ऊपर ये सारा इंटरनेट क्रेजी हुआ पड़ा है। मतलब ट्विटर ट्रेंडिंग सर्चेस देख लें या फिर यूट्यूब ट्रेंड्स में देख लें, तो रेड हाइफर नाम से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सर्चेस हो रही हैं। कि जिस हिसाब से जैसा टोरा जो कि सैक्रेड टेक्स्ट है ज्यूज का, उसके अंदर जैसा डिस्क्रिप्शन है एंड टाइम्स के बारे में, कि एंड टाइम्स पर कैसा वो समय होगा कि जब 10th सेक्रीफाइस दिया जाएगा रेड हाइफर्स का। जो ये बिलीव कर रहे हैं कि 9 सेक्रीफाइसेस पहले हो चुके हैं, अब ये समय है जब 10th सेक्रीफाइस इसी अप्रैल या इसके आसपास देने जा रहे हैं, जिसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर टेक्स्ट वो एक मसाया उनका जो है वो इस दुनिया के सामने आएगा, और एक नई दुनिया की शुरुआत होगी जिसके अंदर पीस, इक्वालिटी और ये सब कुछ होगा। इसी के साथ ही वो थर्ड टेम्पल को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? ये बहुत सारे धर्म की टीचिंग में इनबिल्ट एक मैनिपुलेशन है। वो मैनिपुलेशन प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। आप बहुत सिंपल लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं और पहली बात विश्वास नहीं करते, घर में कुछ भी कर सकते हैं। वो मान लो 2 पौधे ले लें या बचे हुए चावल ले लें, पानी ले लें, किसी चीज़ के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अपने घर में 2 अलग अलग जगह रखें। जो भी आपके थॉट हैं, एक को आप नरिश करें और एक को उसके अगेंस्ट अपोजिट थॉट दें, और आप देखेंगे उसका असर होता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो पावर है, उस पावर को सारे रिलीजन मैनिपुलेट करते हैं। एनी हाउ डार्क एजेंडा वेरी पावरफुल है। तो ये उसी तरह की प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग है, हर बार करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि एंटी सोर्स का जो डोमिनेंस था अर्थ के ऊपर वो खत्म हो चुका है। इट इज़ देयर लास्ट एफर्ट। सो लास्ट एफर्ट कब करते हैं? जब कोई पर्टिकुलर कंसलेशन होता है, कॉस्मिक में कुछ हो सकता है। सोलर इक्लिप्स ऐसी ये घटना है। सोलर इक्लिप्स के दिन इसको हाइप करके ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड नॉट ओनली टोराज, आपने सारी एक कोट किया है भविष्य मलिका की, अगर आप जो देखोगे यस उसमें सर। भी एंड टाइम मैडनेस के बारे में या एंड टाइम की जो प्रोफेसीज हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव। ये ओके। हमारे माइंड को, कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके सर। और भविष्य मालिका सर, जैसे कि अब आपने टॉपिक ले ही लिया, मेरा अगला क्वेश्चन भी इसके अराउंड ही था। शायद आप मेंटलिज्म भी जानते हैं सर। तो सर भविष्य मालिका भी जैसे, मतलब मैं ये सोचता हूँ सर कि वो जो अल्टीमेट यूनिवर्सल सबकॉन्शियस है, वो शायद ये नहीं देखता कि आपका धर्म क्या है। वो शायद ये नहीं देखता कि आपकी जात क्या है, आप क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। वो आपको वो इंफॉर्मेशन देगा, चाहे आप उड़ीसा में बैठे एक संत हैं, चाहे आप 500 साल पहले हुए कोई जू हैं, प्रोफेट हैं, या फिर नोस्ट्राडामस हैं। वो आपको फ्यूचर का सब कुछ बता देगा। सी, इंफॉर्मेशन फील्ड में होती है, उस फील्ड को कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसकी एक्सेस हो जाए
लगता है कि ये स्पिरिचुअल लोग थे, इनके पास कुछ कैपेबिलिटीज होंगी। जो साइंटिस्ट थे, कोई भी इन्वेंशन हुई धरती के 2 डिफरेंट हिस्सेज में हुई जो बहुत दूर थे, जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता था। क्यों? कि यूनिवर्स ने इंफॉर्मेशन फ्लैश की, उन्होंने कैच कर लिया। सो इट ऑलवेज हैपेंस लाइक दिस बिकॉज द फील्ड इज ऑलवेज देयर। मतलब ये अलग सा ही क्वेश्चन आ गया, आप क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई कि टेलीपोर्टेशन सर क्या पॉसिबल है अगर ये सारी फील्ड है तो? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन टेलीपोर्टेशन के लिए अभी ह्यूमैनिटी रेडी नहीं है। उसके 2 पार्ट हैं टेलीपोर्टेशन करने के लिए। ह्यूमन बॉडी डिसॉल्व होगी, वी आर मेड आउट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये सारे डिसॉल्व करें और इतना कंसंट्रेशन हो कि उनको हम सारे दोबारा ज्वाइन कर सकें। इतना हाई कंसंट्रेशन चाहिए कि मान लो अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो नाक पीछे लग जाएगी दोबारा करते वक्त। यस सर। दिस इज वन पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट, इसको करने के लिए हमें रिमोट व्यूइंग की फैसिलिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू टेलीपोर्ट इन समवेयर इन अफ्रीका। आपने वहां पे टेलीपोर्ट किया और इमीडिएटली आपको शेर आया और खा गया अगर जंगल में, या वहां पे कोई दलदल है, तो सबसे पहले आप रिमोट व्यूइंग करने की फैसिलिटी, देन इतना हाई कंसंट्रेशन कि इस पीरियड में, बहुत शॉर्ट पीरियड होगा लेकिन इवन विद दैट पीरियड यू विल हैव 100% कंसंट्रेशन। वो लोगों में अभी नहीं है। इसके बाद फिर डिसमेंटल और मेंटल करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो एक एग्जाम्पल है महाअवतार बाबा जी। इट्स नॉट ए कल्ट। महाअवतार बाबा जी को इंडिया के मोस्टली जो बहुत इवॉल्व बीइंग थे, उन्होंने फिजिकली बात की है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में इसका उन्होंने मॉडर्न है। जिन्होंने भी बात की है उन सबको वो ऐसे ही अपीयर हुए हैं। इफ वन पर्सन कैन डू, इट इज पॉसिबल टू ऑल। सिर्फ यही है कि हम कर नहीं पाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है। और आपके साथ पॉडकास्ट बनाने का सर यही मुझे बेस्ट चीज लगती है कि जहां जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहें, आपके पास हर चीज की नॉलेज होती है। और सर इसी के साथ में, मतलब आपने एक चीज की पूछी, मतलब बात बताई, तो CIA ने काफी प्रोजेक्ट्स करे हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार गेट और एक्सपेरिमेंट गेटवे, जिसके अंदर वो ये स्टेब्लिश कर रहे हैं कि रिमोट व्यूइंग पॉसिबल है। और कैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया के वो प्लॉट्स निकालने के लिए रिमोट व्यूअर्स बिठाए और उसके बाद अब वो बंद कर दिया। तो सर एक मेरा इसके अंदर ऐसे ही अजीब सा क्वेश्चन आता है कि हमारा हिंदू धर्म या अलग अलग धर्म कहते हैं कि आपने अगर भगवान को पाना है, अगर ये सिद्धियां पानी है, वो इसको सिद्धि कहते हैं, अगर आपको ये सिद्धि पानी है तो आपको कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। जैसे कोई आप मांस नहीं खाएंगे, आप अंडा नहीं खाएंगे, या फिर शराब नहीं पिएंगे। पर सर जो ये लोग हैं, ये CIA के लोग हैं, ये तो हर बुरा काम करते हैं और फिर भी एक तरह से ये सिद्धि या फिर ये रिमोट व्यूइंग मेंटलिज्म पा लेते हैं। तो क्या इन सिद्धियों का, इस सुपरनेचुरल पावर को गेन करने का धर्म से कोई लेना देना है या नहीं? एक तो प्रैक्टिस है, और सिद्धियां कोई भी पा सकता है, चाहे वो शराब पिए या जो भी आपने बताई थी, या वो ना करे। सिद्धियां पाई जा सकती हैं, लेकिन जो प्योर है वो उसका मिस यूज नहीं करेगा, बाकी लोग इसका मिस यूज करेंगे। सिर्फ ये अंतर होता है, रावण के पास जो सिद्धियां थी वो भगवान राम के पास नहीं थी। आपको आश्चर्य होगा, दुख भी होगा। वो उनके पास पुष्पक विमान था जो मन की गति से चलता था। इसके पास मैनिफेस्टेशन की पावर थी कि उनका जो महल था वो सूर्य का था। ये सब कुछ पॉसिबल है। तो रिमोट व्यूइंग जो करते हैं, इट इज़ वेरी इजीली पॉसिबल। इसके लिए आप वट एवर जो आप करना चाहते हो करो, उसके बावजूद भी आप रिमोट व्यूइंग कर सकते हो। सी, यू जस्ट गो बियॉन्ड द टाइम एंड यू सी इट। ओके सर। सर आपने कभी ये ट्राई करने का कोशिश किया है? हर एक के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर कुछ गुण होते हैं। जैसे कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं, कुछ और काम के लिए बने होते हैं। हर एक के अंदर एक इनबिल्ट ये एक कैपेबिलिटी होती है। हम 4 लोगों ने एक साथ कोर्स ज्वाइन किया रिमोट व्यूइंग का। उनमें एक जो है बहुत पावरफुल है, बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड शी वॉज लाइक दिस। वो इस काम के लिए बनी है। तो मैं इसलिए इतनी मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये पॉसिबल है। मैंने उनको देखा है, वो करती हैं। अगर वो करती हैं तो मेरे लिए भी पॉसिबल था। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इस रिमोट व्यूइंग का सेकेंड पार्ट है रिमोट इन्फ्लुएंस। You see the event and you influence it with your consciousness. I think I am good in influencing. यस सर, वो हम देख सकते हैं कैसे आपने उधर से बैठकर इतने लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस करा है। और अब सर कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं सर ये चीज़ मैं मतलब जब रिसर्च कर रहा था इस रेड हाइफर सेक्रीफाइस के बारे में, और जो इजराइल में सिचुएशन राइज हो रही है, तो मैं सोच रहा था सर हमेशा 2 साइड होती है किसी भी धर्म की, एक गुड साइड और एक एविल साइड। तो अकॉर्डिंग टू द
टोरा बिलीवर्स, अकॉर्डिंग टू द जूइश बिलीवर्स, वो मानते हैं कि इस समय ये उनका मसाया इस दुनिया के सामने आएगा और वो ट्रैंक्विलिटी, पीस और ये शांति फैलाएगा पूरी दुनिया में। और जिसका जो उनके टॉप राबी स्कॉलर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये वही समय है जब ये वो हमारी दुनिया के सामने आएगा और ये थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम बनाकर एक पूरी दुनिया को जूइश लॉ सिखाएगा, अच्छी तरह दुनिया चलाएगा। पर दूसरी तरफ सर, जो होली बाइबल या होली कुरान है, इनके अंदर डिस्क्रिप्शन है कि जब जूइश जो ये सेक्रीफाइस करेंगे और उसके बाद जो ये इनका मसाया होगा, ये असल में एंटी क्राइस्ट या फिर ये दज्जाल होगा। ये इंटर्न फितना ए दज्जाल, मतलब झूठ का बाप होगा। और ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होगा और उसके बाद ये अपना असली रूप दिखाएगा। उसी तरह डिसेप्शन ऑफ एंटी क्राइस्ट है कि वो स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा और उसके बाद वो वर्ल्ड वर्ल्ड वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहेगा और कैसे लोगों को अपनी तरफ कि मुझे भगवान मानो, जो मुझे भगवान नहीं मारेगा मैं उसका खात्मा करूंगा। तो सर, अगर ये टोरा में वो इंसान पॉजिटिव है, अगर टोरा में वो इंसान पॉजिटिव रहकर पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो वो वही इंसान क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में आकर इतना बुरा कैसे बन गया, जिसके खात्मे के लिए इमाम महदी का ज़हूर या फिर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट या कल की अवतार होना चाहिए। तो ये हिपोक्रेसी क्या है सर? नहीं, पहली बात तो ये है कि सारे धर्मों में एक ये भाव डाला गया है कि तुम्हारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो जो एक कहता है कि हमारा रिलीजन आएगा या हमारा आएगा, तो बाकी उसको कंडेम करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा शैतान है, मेरा ही वाला ठीक करेगा। लेकिन असली इसमें इससे भी जो डीप है, जो आपका क्वेश्चन है, ये इससे भी गहराई में जाता है। इस समय इसको अदर लैंग्वेज में हम कहते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम। किसी को एक ऐसी एंटिटी को एक प्रोजेक्ट करना कि ये नेक्स्ट अवतार है। हर रिलीजन ने अपने अपने नाम दिए हैं, किसी भी नाम से प्रोजेक्ट करना वो शुरू में बहुत अच्छा लगेगा और बाद में वो पूरी मानवता को वन वर्ल्ड ऑर्डर में धकेलने की कोशिश करेगा। ये सबके साथ है, इससे बचने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा हैं और ह्यूमन बहुत जल्दी अपनी पावर सरेंडर कर देता है लोगों को किसी और के ऊपर। जरा भी कोई हो जाए तो वो चमत्कार के रूप में देखने लगता है। ये उस तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आकाश से कोई उतर रहा है। और जिस तरह की प्लानिंग की गई है, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है, जो अगर टोरा वाले हैं जूइश को उनके जैसा दिखा सकते हैं, इस्लामिक को इस्लामिक आउटफिट में दिखा सकते हैं और कल की अवतार सफ़ेद घोड़े पे आ सकते हैं। लेकिन ये पुरानी टाइमलाइन थी, ये हो नहीं पाएगा। एंटी सोर्स डोमिनेशन खत्म हो चुका है। बट ये लास्ट जो नीचे वाले बचे हैं कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन कोशिश कर रहे हैं जानना और इसको स्टॉप करना। ठीक है सर, मतलब आपका पर्सपेक्टिव ये है कि वो चीज पहले डिसाइडेड थी, ओल्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थी, पर अब उस चीज में चेंज होगा। तो क्या अब वो एक सेवियर जो हर धर्म में बताया गया है, क्या अब वो सेवियर नहीं आएगा? नहीं, लोगों को खराब लगेगा क्योंकि उनकी मान्यताओं को एकदम से झटका लगता है। वो डिपेंडेंट है, उनकी डिपेंडेंसी टूटती है तो वो क्रिटिसाइज करेंगे, कमेंट करेंगे एज यूजुअल। बट वो उसके पीछे का डीप नहीं जानते कि असली आप ही सेवियर हो। जो भगवान कृष्ण की कॉन्शियसनेस सबके अंदर है वो प्रकट होगी। इसको मेटाफिजिकल इस फॉर्म में कहा गया कि जब कभी अधर्म की हानि होगी तो धर्म प्रकट होगा। धर्म प्रकट अपने अंदर से होगा। आप कॉन्शियस हो गए, आपका जीवन बदलेगा, आपके अंदर जो धर्म है वो प्रकट होगा। बहुत सिंपल है, सेवियर नहीं आएगा। ये बहुत डीप आपने बात कही थी। अहम ब्रह्मास्मि, अन अल हक। जो ब्रह्मंडे वो ही खंडे, जो खोजे सो पावे। मतलब हर धर्म बता रहा है कि जो बाहर है वो अंदर है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर अंदर है। और सर इसी के, जैसे आपने ये डीप बात बोली, इसी के साथ मैं सोचता हूँ सर कि अगर सेवियर आए या फिर आए दुनिया को खत्म करने वाला, एस्टेब्लिश दोनों वन वर्ल्ड गवर्नमेंट करना चाहते हैं, तो आखिर में जो जीता वो हीरो बन गया। अगर महाभारत में दुर्योधन जीतता तो शकुनी भगवान बन जाता। ये मतलब इसके बारे में मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग हम सोच सकते हैं इसके बारे में। तो दोनों का काम यही है कि हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएं। इसके बाद सर अच्छा, और सर आप एंटी क्राइस्ट में क्या सोचते हैं सर? अगर आप कह रहे हैं कि वो सेवियर नहीं आएगा, तो जो नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या वो इसी जन चेतना के ऊपर आने से, कॉन्शियसनेस रेज होने से आम लोगों की, वो जो नेगेटिव एंटिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी अपने आप जाएगी, या उसके लिए कुछ और होगा? अपने आप जाएगी, क्योंकि ये जगत जो है चेतना का प्रकटीकरण है।
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज जगत, वो यूनिवर्स है। जैसे जैसे वो रेस करती जाएगी, इसीलिए मैंने पहले कहा कि एंटी सोर्स डोमिनेंस हट गया है, मास अवेकनिंग है वो हो चुकी है। तो ये इसके बाद और हटेगी तो बिल्कुल ही हट जाएगा। मैं आपको बता सकता हूं कि अभी तक की जो कॉन्शियसनेस थी, इस कॉन्शियसनेस में हायरार्किकल सिस्टम थे, मनी का फ्लो एंटी सोर्स की ओर जाता था। 1% लोग 80% वेल्थ को कंट्रोल करते थे, 5% पीपल 95% को। इंडिया में 9 फैमिली, आप सोचो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 9 फैमिली 50% वेल्थ को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि फ्लो गलत था। इस फ्लो से मिजरी थी, गरीबी थी, अबेंडेंस नहीं थी, लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। एंटी सोर्स डोमिनेंट जब हटा, अब मनी का फ्लो थोड़े समय के बाद इक्वल होना शुरू होगा, अबेंडेंस आएगी, वो सिक्योर फील करेंगे, तब क्रिएटिविटी प्रकट होगी धरती पे। ये सब आने वाले समय में होगा। सर इसका आपके अकॉर्डिंग, आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग इसका क्या टाइमलाइन है? जैसे आप कह रहे हैं कि अब अवतार नहीं आएगा, अब हमें अपनी जन चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है और ये पॉजिटिविटी दुनिया में फैलानी है और एक नए युग का स्थापना करना है। तो इसका, जैसे अब भविष्य मालिका को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि 24-25 शनि अपने मीन राशि में आ रहा है और ये अपना सबसे ज्यादा अर्थक्वेक या डिजास्टर, सिविल वॉर या वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है। तो आपके अकॉर्डिंग कब तक ये एक डिजास्टर सिचुएशन रहेगी और किस समय के बाद एक्सपेक्टेड नया युग यानी सतयुग नई स्थापना होगी? अगर जिस स्पीड से अवेकनिंग हो रही है, आने वाले फेज में ये एक्सपोनेंशियल होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल तैयार हो चुका है। तो बाय 2027 इट मे बी स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू एरा। इट्स नॉट फार अवे, वी विल एक्सपीरियंस, आवर जनरेशन विल एक्सपीरियंस। और जो आप कहते हो डिजास्टर, आपने शब्द यूज किया था कि भविष्य मालिका एंड अदर दे आर प्रिडिक्टिंग सच ए सिनेरियो, उस केस में इसको मैं डिजास्टर नहीं कहता हूँ, चैलेंजिंग कहता हूँ। कि ये चैलेंजिंग है क्योंकि दो एनर्जीज अपने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। डिजास्टर नहीं होगा अगर हम थोड़ी भी कॉन्शियसनेस और रेज कर लेंगे, तो डिजास्टर नहीं होगा, डिसफंक्शनल हटना है। ठीक है सर, तो मतलब विनाश होगा और कुछ समय के बाद एक नया युग, नया समय जिसमें पीस होगा और शांति होगी और अबंडेंस होगी, अबंडेंस होगी। इनसिक्योरिटीज के थ्रू ये दिक्कत आती है, क्योंकि जब माइंड में इनसिक्योरिटी होती है तब हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड नहीं कर सकती। अगर एक बर्तन में एक सेल रखो, एक्सपेरिमेंट किया गया, सारे सेल दे वर एंजॉइंग एंड दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, एक ड्रॉप उनको डाली जिसको वो मतलब उसको क्या कह सकते हो, पॉइजन था उस सेल्स के लिए, इमीडिएटली सिकुड़ के सब कोने में चले गए, डर गए, क्योंकि सर्वाइवल पैराडिग्म था। ये इनसिक्योरिटी हंसते ही जैसे ही अबेंडेंस आएगी, लोग अपना वास्तव का जो उनका नेचर है वो नेचर प्रकट होगा। हम सब के अंदर डिविनिटी है, बिकॉज ऑफ फियर वो दबी हुई है। हम पड़ोस से डरते हैं तो इसलिए हम सिकुड़े रहते हैं, या अपनी सिक्योरिटी या उसको मारने की कोशिश। यस सर। तो जैसे ही हटेगी तो ह्यूमन का असली नेचर प्रकट होगा, डिविनिटी। और ये आपने सर बहुत अच्छी बात कही कि हमें खुद को बदलना है और कैसे हम ये मास अवेकनिंग करेंगे। तो सर इसी के साथ ही जो अलग अलग धर्म है, इनके अंदर डिस्क्रिप्शन है कि कैसे काफिरों का खात्मा होगा इस समय के दौरान। इस समय के दौरान जो मलेच्छ हैं, जो धर्म से अलग हैं और जो नॉन बिलीवर्स हैं, उनका खात्मा होगा, जिसके बाद एक नई युग की शुरुआत होगी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अब मैनिफेस्टेशन होगा उस एनर्जी का कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस रेज करनी है और नए युग में जाना है, तो क्या इस प्रोसेस में भी उन नेगेटिव मतलब जो लोग हैं ऐसे, जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो मैनिफेस्टेशन को नहीं मानते, जो अपनी चेतना को नहीं मानते, जो सिर्फ अपनी डेली रूटीन लाइफ में ही सेल्फिशनेस में ही अपना जीवन जीना चाहते हैं, क्या उनका खात्मा होगा इस समय में? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। भविष्य मालिका में लिखा है कि 8 खरब में से 30 करोड़ बचेंगे लोग, और वो 30 करोड़ कौन से होंगे? जो मांस नहीं खाते। सी थिंक कितने परसेंट लोग दुनिया में मांस खाते हैं और कितने परसेंट हिंदू भी मांस खाते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, इस तरह खत्म नहीं होंगे लोग। दिस इज रॉन्ग आइडिया। हाउएवर, थर्ड डायमेंशन जिसमें हम हैं, जो हमारी रियलिटी है, फिजिकल बॉडी में आपसे बात कर रहा हूँ, और इसके बाद जब हमारा शरीर छूट जाता है, दैट टू इज पार्ट ऑफ द सेम साइकिल। इसी साइकिल में हम दोनों रहते हैं। कुछ लोगों को जो इस ट्रांजिट की एनर्जीज के लिए अपनी फिजिकल बॉडी या कॉन्शियसनेस रेडी नहीं कर पाएंगे, दे विल रिमेन इन फोर्थ डायमेंशन, जिसको हम कहते हैं मरने के बाद का समय।
वहाँ पे थोड़ा रिहेबिलेट होंगे, थोड़ा समय लेंगे, और अर्थ पे जब री इनकारनेट करेंगे तो अर्थ यहाँ पे न्यू कॉन्शियसनेस इस्टेब्लिश हो चुकी होगी. व्हेन दे आर रेडी दे विल री इनकारनेट. सो इट्स नॉट दैट ट्रेजेडिक. और सर मतलब आप जो बातें करते हैं वो बिल्कुल शांति वाली बातें करते हैं कि जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा. अब लोग कह रहे हैं कि जो इस समय में मरेंगे वो उनको फिर से 84 लाख में जाना पड़ेगा जूनियों में, जन्म मरण के चक्कर में. ये रिलीजन का एक कॉन्सेप्ट है, उनको डरा के रखो. जब तक वो डरे रहते हैं तब तक वो सरेंडर करते हैं डर के मारे. तो ये डराने का काम है, बड़े पुराने समय से चल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ निसर्गदत्त महाराज जी की एक बुक पढ़ लो, आई एम दैट, आपके सारे कॉन्सेप्ट ड्रॉप हो जाएंगे. जो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने जबरदस्ती थोपे हैं और सारे रिलीजन में इक्वली थोपे हैं. जिस रिलीजन ने ज़्यादा डराया वो उतना कट्टर, जिसने कम डराया वो उतना ओपन. ये तो बहुत सही बात कही सर आपने. और सर इसके साथ ही अब एक नया टॉपिक, जैसे कि आपने बताया रेड हाइफर वाला, ओल्ड सिस्टम है, कस्टम्स हैं अलग अलग धर्मों के. इसी के साथ ही सर जो एस्ट्रोलॉजिकली लोग बिलीव कर रहे हैं कि इस बार जो 8 अप्रैल को जो सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है, वैसे हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा रेयर इवेंट जो एस्ट्रोलॉजर्स बिलीव कर रहे हैं. उसके बाद जो दूसरे होते हैं सर, जैसे रिसर्चर्स होते हैं जो सोलर पाथ को कवर करते हैं कि जहां जहां सूर्य जाएगा इस ग्रहण के अनुसार, वो भी सर अलग बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही रेयर इवेंट होगा जिसके अंदर हिब्रू में अल्फा और टॉव एक जो डिकोडेड वर्ड्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन है होली बाइबल में, तो उनके अनुसार भी ये समय बहुत विचलित है, बहुत अजीब है. तो आप इस पर्टिकुलर दिन के बारे में, इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों स्पेशल है ये 8 अप्रैल का सोलर 8 अप्रैल जो है फुल सोलर इक्लिप्स है, जहाँ पे देखा जाएगा तो कंप्लीट वो कवर हो जाएगा. कभी कभी पार्शियल होते हैं, कभी कभी फुल होते हैं. ये फुल सोलर इक्लिप्स है. सोलर इक्लिप्स के दिन अर्थ के जो मैनिफेस्टेशन पावर जो आपने पहले कही थी वो बहुत पावरफुल होती है. इससे पहले फरवरी में जब 3 सोलर फ्लैशेस आई थी एक के बाद एक, ऑन दैट डे अर्थ पे जो फोटोन बेल्ट थी दैट वाज 730 टाइम स्ट्रॉन्गर. इतनी मैनिफेस्टेशन पावर थी. साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए. जो लोगों ने सेन बुद्धिस्ट थे, मेडिटेशन करते थे, तो उनके ब्रेन के हिस्से को उन्होंने उस समय जो भी इंस्ट्रूमेंट से देखा, तो मैनिफेस्टेशन पावर जब वो अल्फा थीटा डेल्टा स्टेज में गए तो उनका माइंड जैसे बदल जाता है. एग्जैक्टली सेम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सोलर फ्लेयर के दिन कम हो जाती है. एग्जैक्टली सेम ब्रेन में वही आती हैं, चाहे वो मेडिटेटर हैं या नहीं है. इस दिन का बहुत पावरफुल है. इसको ये जानते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फियर का एजेंडा फैला देते हैं. इस मैनिफेस्टेशन में आप अपनी रियलिटी को कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये पावरफुल समय है. उसमें एक बीज डाल दो कि डर होगा, वार होगी, धरती खत्म हो जाएगी. ऐसे स्फीयर फैलाने वाले लोग ही बाधा हैं. दे आर अनकॉन्शियसली पार्ट ऑफ दैट डार्क एजेंडा. वो सोचते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट एजेंडा. मास मेडिटेशन की कॉल दे देते हैं. क्यों कॉल देते हैं? डर फैलाते हैं, फिर मास मेडिटेशन करो. नथिंग. अगर आप इस समय को यूज कर सको अपने लिए, एक ऐसे भविष्य को देख सको जिसमें अर्थ के अंदर असेंशन हो चुका है, जिसके अंदर कोई सफरिंग नहीं है, दैट विल बी क्रिएटेड. लेकिन वो डर फैला के डर क्रिएट करना चाहते हैं बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा. 8th को क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन एनर्जीज मोस्ट कंड्यूसिव हैं इसको करने के लिए. आपने सुना होगा जो सेर्न में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो 8 अप्रैल पे अगेन इसको हाईएस्ट पावर से करने की कोशिश कर रहे हैं. मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपकमिंग सोलर इक्लिप्स. तो ये इनके एजेंडा हैं. नासा है वहाँ पे रॉकेट छोड़ रहा है इन पर्टिकुलर डे में. इस डे की एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए. और सर अब जैसे आपने बताया कि सोलर फ्लेयर जो है वो अफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट डालेगा ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर. तो बस यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि लोग बिलीव कर रहे हैं कि जैसे मून है एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, पर ये भी जब एक पर्टिकुलर पोजीशन में आता है, जैसे इस 8 अप्रैल को सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ रहे हैं, तो क्या इनका इम्पैक्ट होता है अर्थ के फील्ड पर, जो आपने अभी क्लियर ही कर दिया आप कि लोग कैसा सोचते हैं. मैंने सुना था सर, अभी एक मैं रिसर्च में वीडियो देख रहा था कि जो चांद है इसका एक पर्टिकुलर पोजीशन जब आता है तो पागल जो खाने होते हैं उसके अंदर भी ज्यादा गार्ड लगा देते हैं क्योंकि ये इफेक्ट करता है ह्यूमन के ब्रेन को. सर क्या ये सच है? यस. ह्यूमन
चांद जो है वाटर को इन्फ्लुएंस करता है, अट्रैक्ट करता है। ज्वार भाटा आते हैं, और ह्यूमन के अंदर भी 70% 65% वाटर होता है। बूढ़े लोगों में 65 है, बच्चे में 73 है, इसके बीच में सबके अंदर है। तो कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं, उनको बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। लेकिन जो पागल खाने में लोग हैं, दे आर सेंसिटिव पीपल, तो इसलिए उनको प्रभावित करता है। इट इज ट्रू। ठीक है सर। आई नो सम पीपल हु गॉट अफेक्टेड बाई दीज वेव्स। अमावस या फुल मून के दिन उनके अंदर चेंजेस होते हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ। तो मुझे मतलब अजीब लग रहा था, मैंने कभी ऐसा साइंटिफिकली सुना नहीं था। तो स्केप्टिकल व्यू के तौर पे मैंने सोचा कि कैसे एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अफेक्ट करेगा हमारे ब्रेन को, कि इतना दूर है हमसे। तो आपने क्लियर कर दिया कि ऐसा भी पॉसिबल होता है। इसके साथ ही सर, अब जैसा कि सिचुएशन बन रहे हैं वर्ल्ड वॉर या फिर जियोपॉलिटिकली जैसा सिचुएशन राइज हो रहा है, चाहे हम अब इसराइल ईरान का देखें। अब ईरान ने लास्ट वार्निंग दे दिया कि हम तो अटैक करेंगे। यूएस कह रहा है कि हमारे उस बेसिस पर मत करना, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सर रशिया यूक्रेन पहले से चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन पहले से चल रहा है। हिजबुल्लाह ने वार्निंग दे दी है इसराइल को इस रेड हाइफर के पर भी, कि तुम अगर अल-अक्सा मॉस्को को डेमोलिश करोगे अपने थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए, तो हम रिटेलिएट करेंगे। इसके साथ ही सर इंडिया चाइना एक तरह से बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो रहा है, चाहे हम पॉलिटिकल इश्यूज करके कहें कि इलेक्शन है, या ताइवान टेक ओवर वो करना चाहता है। तो ये सर चल क्या रहा है, और आपको इन मसलों का हल क्या दिखता है? क्या ये फुल फ्लेज वॉर होंगे, इसराइल ईरान का, रशिया यूक्रेन का, और नाटो रशिया वर्सेस नाटो, या फिर इंडिया चाइना का? आपको क्या लग रहा है सर इसके ये बारे में? कुछ भी नहीं होंगे। उसका कारण है कि मैंने पहले भी कहा, एंटी सोर्स डोमिनेंस हट चुका है धरती पे। जो एंटी सोर्स डोमिनेंस था, ये सारी कठपुतलियां हैं उनकी, किसी भी कंट्री की हो। सिर्फ ऊपर से लगता है कि इंडिया चाइना, ये दोनों उसी एक की कठपुतलियां हैं, दोनों उसका ऑर्डर मानती हैं। भारत के अंदर दोनों पॉलिटिकल पार्टी उसी की कठपुतली हैं। एक ने इमरजेंसी की और नसबंदी की, दूसरी ने ये वाला एजेंडा किया, डिजिटल करेंसी और वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इसने धकेला। सिर्फ इनको डिवाइड करने के लिए दो बने हुए हैं। अगर ये नीचे की पॉपुलेशन एक हो जाए, तो ये ऊपर की दोनों खत्म हो जाएंगी, उनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लड़ती रहेंगी, मैं कांग्रेसी, मैं बीजेपी, मैं आप पार्टी। ये सिर्फ एक एजेंडा के लिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। ऐसे ही दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गवर्नमेंट और उनकी वार, और हर कंट्री को क्यों देशभक्त हो उसका उन्माद फैलाना, इसके थ्रू ये कंटिन्यू होता है। लेकिन अब ऊपर से एंटी सोर्स डोमिनेंस हट गया, अब उनकी कठपुतलियों को पता नहीं लग रहा कि करना क्या है। सो दे आर कंटिन्यूइंग। जो आज से वो 6 महीने पहले उनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि इस वार की भूमिका तैयार करो, वो उसके बाद भी अभी भी करे जा रहे हैं। मीडिया पर उनका कंट्रोल है, लेकिन ऊपर डोमिनेंस की नहीं है, इसलिए उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं आने वाली, इसलिए ये कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, आपने प्रोफेसी कर दी है। सर अब एक वर्ड आप बहुत यूज कर रहे हैं, एंटी सोर्स डोमिनेंस। एंटी सोर्स डोमिनेंस। जहां तक मुझे देख के या मुझे सुनकर समझ आ रहा है, शायद ये ऑपरेटर एनर्जी है जो ऑपरेट करती है नेगेटिव एनर्जी को इस दुनिया में। जी तो बिल्कुल सही। इसके बारे में सर आप कुछ क्लियर कर सकते हैं इसके, जी, मतलब मैं अगर समझाएं तो? अगर एक मान लो सोर्स है जो क्रिएटर है, पूरा जगत उसकी रचना है, और उसमें ड्युअलिटी लाने के लिए एंटी सोर्स है, गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एंटी सोर्स के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस के बिना रियलिटी क्रिएट नहीं होती। तो इस वार में, इस स्ट्रगल में, जब ये ट्रांस ह्यूमनिज्म को इम्प्लीमेंट करना चाहता था ये एंटी सोर्स डोमिनेंस, तो भी उसको सोर्स की जरूरत थी, क्योंकि वो रियलिटी को क्रिएट नहीं कर सकता। एंटी सोर्स था, ये हट चुका है। दैट्स वाई नाउ फुल डिविनिटी जो है वो प्रकट होने की भूमिका बन चुकी है। ओके सर। इसके बाद सर अब एक नया पर्सपेक्टिव चल रहा है इस समय के साथ। एक ग्रुप ऐसा है जो ये मानते हैं कि इस समय उनके सेवियर के साथ साथ कुछ दिव्य आत्माएं इस दुनिया के अंदर अभी मौजूद हैं, जो इस ट्रांजिशन को आसान बनाएंगी, जो इस जो चेतना में बदलाव है, या फिर जो कलयुग से सतयुग का समय है, इसको आसान करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो उनका कोई वर्ड भी है सर, पता नहीं कितने करोड़ दिव्य आत्माएं इस संधि काल। 1,44,000 ज्यादातर लोग शब्द यूज करते हैं। हाँ जी सर, कि इतनी दिव्य आत्माएं पहले चरण की, इतनी करोड़ दिव्य आत्माएं दूसरे चरण की, इतनी ऐसी ऐसी। तो सर क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि ऐसे? और
ये स्टार सीड्स भी कुछ कहते हैं कि स्टार सीड्स या ऐसा कुछ, ये क्या सीन है सर? पहली बात तो ये फर्स्ट चरण सेकंड चरण ये खाली वैसी बातें हायरार्कीज बनाने के लिए, क्योंकि हमारा हायरार्किकल में माइंड है। स्टार सीड्स इज ए वेरी रियलिटी। स्टार क्या है? जैसे धरती एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट में जो बीइंग हैं, जो प्लेनेट पे रहते हैं, उनको हम प्लेनेटरी बीइंग कहते हैं। लेकिन जो ऐसा हमारे कॉस्मिक सिस्टम में कई स्टार हैं, जैसे प्लेडियन स्टार है, वहाँ पे 7 स्टार्स हैं। दे आर नॉट प्लेनेट बट स्टार्स हैं। उस स्टार्स में लाइफ है। अगर धरती पे सोर्स और एंटी सोर्स के बीच में संघर्ष हो रहा है, और ये संघर्ष काफ़ी समय से चलता रहा, दोनों में डोमिनेंस हुई, जिसको हमारी भाषा में शास्त्रों में कह दिया देवासुर संग्राम। हमने बचपन से सुनते आए हैं कि वो देव और असुर में लड़ाई होती रही, और ये धरती के बाहर के बीइंग थे। जब लड़ाई का कोई हल नहीं निकला, दोनों पावरफुल थे, तो दोनों ने कहा ठीक है, ट्रीटी हो गई, स्टॉप, कुछ नहीं करेंगे, धरती वालों को इनके हार पे छोड़ दो। दोनों में डोमिनेंस की होड़ खत्म हो गई, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, जब कभी ये चाहेंगे तब इनमें फ्री विल है। लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंस थी वो समय के साथ एंटी सोर्स थोड़ा सा पावरफुल होता गया, और एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जिसको दैट इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। अगर जिस पॉइंट पे हम है ह्यूमैनिटी, यहाँ पे ट्रांस ह्यूमनिज्म को ये इम्प्लीमेंट कर सके, प्रोजेक्ट ब्लू बीम या वन वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर सके, देन देयर इज नो होप। जो देव हैं वो हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रीटी है, तो क्या करें? तो सोल्यूशन निकाला कि हम में से कुछ लोग अगर धरती पे इनकारनेट हों और अपनी लाइट वहाँ पे फैला सकें, जिससे वो लोग अपने असली स्वरूप को जान सकें कि वो क्या है, तो ये प्रोसेस हो सकता है। ये इतना बड़ा काम था जिसको जिन्होंने किया, यहाँ पे आने की शर्त है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, कंप्लीट फॉरगेटफुल होके उन्हें आना पड़ेगा। देवों को भी अपनी सारी शक्तियों को भूल के ही धरती पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आके ह्यूमन की तरह ह्यूमन बिहेव करके, इनके इमोशन को समझ के अपनी लाइट को फैलाना पड़ेगा। जिन्होंने ये काम किया उनको हम स्टार सीड्स कहते हैं। एंड देयर आर मेनी पीपल ऑन अर्थ हु आर डूइंग, हु आर हेल्पिंग इन दिस मोस्ट स्पेक्टेकुलर इवेंट ऑफ द अर्थ। देयर आर मेनी। तो सर ये क्या मोक्ष को पा चुके हैं? यस, मोक्ष भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे बहुत सारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है मोक्ष। मोक्ष को क्या डेफिनेशन है कि जब कोई लाइफ और डेथ की साइकिल से मुक्त हो जाए तो उसको मोक्ष आ गया। इट्स ए वेरी लिमिटेड पर्सपेक्शन है इस मोक्ष का। कैसे कि मान लो महात्मा बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हो गया, अब वो धरती पे नहीं आते। थर्ड डायमेंशन जिसमें हम हैं, और मरने के बाद की डायमेंशन फोर्थ डायमेंशन, फोर्थ से वो थर्ड पे नहीं आ रहे। इट डज नॉट मीन कि वो फोर्थ के बियॉन्ड जा सकते हैं। अभी ये डेंसिटी इतनी स्ट्रांग है, इसके बाहर कोई नहीं जा सकता। ये बात भी अभी जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो लोग खूब कमेंट लिखेंगे, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। हमारे महात्मा बुद्ध क्यों नहीं बाहर जा सकते? मैं सिंपल बताता हूँ। महात्मा बुद्ध की कहानी सारे बुद्ध के लोग मानते होंगे। उसमें उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपने इतना महान काम किया है, ये स्वर्ग जो आमतौर पे एसेसेबल नहीं है, यहाँ पे आप के लिए आप आ सकते हैं, यू आर एलिजिबल। तो उन्होंने कहा जब तक धरती पे आखिरी पर्सन नहीं होगा तब तक मैं इसके अंदर एंटर नहीं करूंगा। आप देखो कि यही वो कह रहे हैं, जब तक धरती असेंड नहीं होगी, ये मैट्रिक्स नहीं ब्रेक होगी, मैं इसके अंदर एंटर नहीं करूंगा। तो अच्छे शब्दों में कह दो कि उन्होंने ऐसा कहा, दूसरे शब्दों में कह दो वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए जब तक असेंशन नहीं होगा। जितने हमारे असेंडेंट मास्टर हैं, दे आर वेटिंग इन द फोर्थ डायमेंशन, दे आर लुकिंग टू अस कि कब हम अवेक होंगे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागेगी, ये कंप्लीट सिस्टम ब्रेक होगा, तब हम सब एक साथ फ्री हो जाएंगे। अपनी हर एक की एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में मूव करने के लिए। दैट इज द अल्टीमेटली मोक्ष। ये लिमिटेड डेफिनेशन है कि जन्म मरण की साइकिल से मुक्त हो गए। फोर्थ डायमेंशन में दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। वहां पे जेल थोड़ी इससे अच्छी है, लेकिन जेल वो भी है। बहुत अच्छा सर आपने एक्सप्लेन करा। सर इसके साथ ही कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आप अपने पॉडकास्ट में भी कई बार बताते हैं, और जब इंसान के अंदर जागरूकता बढ़ती है कि मैं कौन हूँ, ये रिश्ते सब कुछ फानी है, तो सर जैसे अलग अलग धर्मों में वर्णन है कि ये एक सिमुलेशन है, ये वो दुनिया नहीं है जहाँ पे आप हमेशा के लिए रहने आए हो। ये अब मेरे पास सर अजीब से ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, मैं कभी भी सोचता रहता हूँ कि मैं औरों को बताता हूँ, वो सोचते हैं कि इस उम्र में अगर अजीब से ऐसे क्यों थॉट्स आते हैं। तो मेरे अंदर सर ये चलता रहता है कि मेरा जन्म इन्हीं पेरेंट्स से घर क्यों हुआ।
कैसे, क्या ये कर्म चक्कर क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, कि जैसे हम देखते हैं कई लोग सबका बुरा करते हैं फिर भी ये ऊंचाई पर जाते हैं। तो सर ये आज के पॉडकास्ट के टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा कि एग्जैक्टली ये सिमुलेशन है क्या, ये मैट्रिक्स, ये माया जाल क्या है, जी। और इसका आपके अनुसार वो रचयिता कौन है, जी। क्या है वो जिसको लोग परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। ये एक थ्योरी है, महाविष्णु है, वो सांस छोड़ते हैं तो हजारों करोड़ों बबल्स निकलते हैं जिसके अंदर ब्रह्मांड होते हैं, और जी। उसके ऊपर गोलोक है। तो ये आपके अनुसार क्या चीज है? सी, बहुत सिंपल है। ह्यूमन सारे के सब दिव्य हैं। उनकी डिविनिटी में जहाँ जो उनका ट्रू नेचर है वहाँ पे अबेंडेंस है, मिजरी नहीं है, किसी चीज़ कोई बीमार नहीं होता, दर्द नहीं होता। तो कभी कभी ये होता है कि दर्द होता क्या है, मान लो कहीं पे एक्सपीरियंस करने की इच्छा कि सफरिंग क्या होती है, कमी क्या होती है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस का एक सेगमेंट है जिसने अर्थ लाइक की सिमुलेशन क्रिएट किया है। ये रियल नहीं है, इट लुक्स लाइक रियल। जैसे मान लो आप हो, आपको कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, माउंट एवरेस्ट ले लो। आपको माउंट एवरेस्ट में जाने की इच्छा है। माउंट एवरेस्ट क्या होता है, एक्सपेडिशन क्या होता है, मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल मीन्स नहीं है, फिजिकल हेल्थ नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, या मान लो ओवर एज्ड हो, आप तो नहीं हो लेकिन कोई ऐसा हो सकता है और वो माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहता है, तो एक सिमुलेशन बना दिया। इट इज द कॉपी ऑफ एन एक्सपीडिशन ऑफ द माउंट एवरेस्ट। इतना रियल कि आप उसको डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ ये असली है कि नकली है। तभी तो असली एक्सपीरियंस होगा। और वहाँ पे कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करेगी। आप माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हो, आपको लगा ब्यूटीफुल सनराइज को देखना है, वेदर को एक्सपीरियंस करना है, तो चेंज हो गया। आपको एक्सपीरियंस करना है एवलांच का, तो एवलांच प्रकट हो गया, आप उसमें डेथ हो गए। सफरिंग का एक्सपीरियंस करना है तो आपके सारा जो पूरा ग्रुप है वो सब की डेथ हो गई, अकेले आप बचे, आपके भी हाथ पांव टूट गए। इतना रियल, दैट इज द सिमुलेशन, दैट इज माया। इट इज नॉट रियल बट इट लुक्स लाइक ए रियल बिकॉज योर कॉन्शियसनेस वांट्स टू एक्सपीरियंस समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज, एंड इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू कम इनटू कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस। अगर आप अपना रूप याद आ गया तो आप इसको स्टॉप कर दोगे। जैसे ही सफरिंग आएगी, अवलांच आएगा, आप इसको स्टॉप कर दोगे, तब आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। दैट इज द माया, दिस इज द कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन। इन द लोअर लेवल यू आर कंप्लीट फॉरगेटफुल, देन जर्नी स्टार्ट होती है, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछे, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं, देन यू आर इन द मिडिल फेज, ये क्वेश्चन उठने शुरू हो गए। जैसे इन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, देन यू नो इट इज माया। देन व्हेन इट इज माया, देन यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट खत्म हो गया, यू आर फ्री, यू विल गो बैक फ्रॉम वेयर यू केम इनटू दिस सिमुलेशन टू एक्सपीरियंस दिस। सर क्या मैं अपनी मर्जी से इस सिमुलेशन में आया? Exactly. Each and every person came into this simulation with their own free will. But they don't realize it. Because now they are complete forgetful. Even the star seeds, they came with their own free will. They said, yes, we want to help humanity. Many, they suffer. इस डेंसिटी में आके पूरी तरह से फॉरगेटफुल होते हैं, सफ़र करते हैं, समाज में फिट नहीं होते। सारे स्टार सीड समाज में फिट नहीं है। आपको अगर समझना है कि स्टार सीड्स की लाइफ क्या होती है तो आप पीके मूवी की देखो, इट्स इन मेटाफिजिकल मूवी। वो धरती पे आया लाइक स्टार सीड्स, यहाँ आके अनफिट है, सारे उसको पीके कहते हैं, थप्पड़ मारते हैं, उसको समझ नहीं आता कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जो धरती के लोगों के इंटरेस्ट हैं उसके इंटरेस्ट नहीं है, जो मैट्रिक्स में फुली इन्वॉल्व है उसके इंटरेस्ट, और जो जिसके अंदर बीच की स्टेज में आ गया उसके इंटरेस्ट में क्लैशेस हैं। वो अपने फैमिली में अनफिट है, फ्रेंड सर्कल में अनफिट है, क्योंकि उसको ये जानता है कि ये पूरी तरह ठीक नहीं है। तो ये पीके की स्टोरी से बिल्कुल बहुत ऐसी ही स्टोरी हम स्टार सीड्स की है। तो सारे अपनी मर्जी से आए, और एक दिन आप रियलाइज करोगे दैट इज द, बिकॉज योर क्वेश्चंस आर वेरी गुड, सो आई वांट टू गिव यू वन मोर हिंट। द कंप्लीट वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, it is a dream. Each and every person is created by your consciousness. Only you are creating this complete universe for yourself. There is only you. There is no other. इसी को उन्होंने नॉन डुअलिटी की जो फिलॉसफी है, there is no other. I am in your dream because you want to experience something. Complete your experience is your experience. It is your dream.
और सर जैसे जैसे वो इंसान उस सच के करीब आता है, वो उस मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने लग जाता है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि जहां उसने उस ड्रीम को सच माना, वो चीज उसके सामने आ गई। जी बहुत अच्छा समझाया सर आपने। तो सर ये सारे सिमुलेशन को बनाने वाला कौन है? जी हम अपनी इसको मर्जी से यहाँ पर यस आए हैं, हमें बनाने वाला कौन है? वी आर क्रिएटर वी आर क्रिएटर क्रिएटर्स फॉर आवर यस सेल्फ। क्रिएटर यस क्रिएटर एंड क्रिएशन इज द वन थिंग वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग हमारा एक जो एक्सपीरियंस कर रहा है ऊपर से और एक आप हो जो इसके अंदर हो और इन दोनों ने मिलके बनाया लेकिन एनी हाउ जो ये बना था इस पे थोड़ा सा ये बिगड़ गया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसमें इससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे फिर जब हमने देखा हम बाहर नहीं निकल पा रहे तो हमने इसमें ये सब सीन डाले हुए हैं जो आपने पहले बोले 10th सेक्रीफाइस और वट एवर मुझे उनके नाम नहीं पता ये सारे आपने सीन डाले हैं कि ये सीन से आपको याद आ जाए कि ये सिमुलेशन है फॉरगेटफुल में हूँ मैं वापस जा सकूँ योर हायर सेल्फ इज सो इंटेलिजेंट ही न्यूज कि यहाँ पे जो फॉरगेटफुल इतनी सॉलिड डेंसिटी है आप वापस नहीं आ पाएगा कोई आपने इतना परफेक्ट सिमुलेशन क्रिएट किया है कि इससे वापस आने के बैक डोर के रास्ते बनाए हुए हैं तो जो समझ जाता है उसको सिग्नल मिलते हैं जो नहीं समझ पा रहा वो इग्नोर कर देता है और यही हर धर्म बताता है सर, यही हर संत बताता है कि तुम श्वासों की पूंजी लेकर इस धरती पर आए हो, और इधर से तुमने अपने असली देश में जाना है। ये हमारा और घर सर, नहीं है असली हाँ घर जी, हमारा कहीं और है तो असली घर से दोबारा भी इधर आना पड़ सकता है सर, क्योंकि धार्मिक व्यू ये है कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर था, उसकी मौज आई, उसने अपनी मतलब मैनिफेस्ट करा कि इतनी मैं आत्माएं बनाऊं, इतना मैं ब्रह्मा बनाऊं जो क्रिएटर होगा, विष्णु बनाऊं जो इसको प्रिजर्व करेगा, और शिव बनाऊं जो इनको खत्म करेंगे। तो अब मैं ये सोचता हूँ सर, हम आत्माओं को बना दिया गया, हमें इस गेम में डाल दिया गया, सिमुलेशन में, और जो बेस्ट वन होगा, श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं कृष्ण कि वो मुझको पालेगा, वो मोक्ष को पालेगा, और वो जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाएगा। तो जन्म मरण से चक्कर से पार होकर मोक्ष में जाकर क्या आपका फिर से मन करा कि मैं दोबारा इनको भेज दूं आत्मा को? जी तो यस मतलब सी आई गॉट योर पॉइंट अभी तो पहले मैंने कहा कि जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल थर्ड डायमेंशन की जो कॉन्शियसनेस जिसकी लिमिटेशन है उसने मोक्ष का ये कॉन्सेप्ट बनाया है इंक्लूडिंग हमारे शास्त्र इंक्लूडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग लेकिन यस वंस यू आर फ्री यू आर आउट ऑफ मैट्रिक्स आउट ऑफ माया आई बिलीव even after some years or I don't know maybe 100,000 years again your consciousness want to experience the same adventure and you will come back to this kind of situation ये बहुत अच्छा समझाया सर आपने पर्सपेक्टिव। मुझे बहुत एक अलग सा लगा है कि जो मेन स्ट्रीम में हम चीजें सुनते हैं किसी भी धर्म की या किसी भी जात की, वो उससे अलग आपने बहुत अच्छा समझाया सर। इसके बाद सर हमारा टॉपिक भी कवर हो गया, आपने ये अलग से टॉपिक भी बता दिए। एक सर सिंपल सी छोटी सी बात मैं ये और सोचता हूँ कि अब हर धर्म में ये लोग मानते हैं कि एक तो है लोग जो इस सिमुलेशन में जी रहे हैं, जो 3D इस फिजिकल फॉर्म में जी रहे हैं, और कुछ लोग मानते हैं, कुछ धर्म मानते हैं कि कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं, कुछ ऐसी कॉन्शियसनेस है जो अलग फ्रीक्वेंसी पर जी रही हैं, जैसे जिनको लोग भूत कहते हैं, पिशाच कहते हैं। और तो आपका इसके अंदर क्या मत है कि क्या ये चीजें पॉसिबल है, भूत या पिशाच ऐसी चीजें होती यस हैं? यस जो हम बीइंग हैं इसके अलावा लोअर एस्ट्रल प्लेन्स हैं तो जो लोअर एस्ट्रल प्लेन्स में लोअर एस्ट्रल बीइंग्स हैं अभी तक अर्थ की डेंसिटी जब लोअर थी इसमें लोअर एस्ट्रल बीइंग का इन्फ्लुएंस था नाउ अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज होती जा रही है एक्सपोनेंशियल रेज हो रही है इस फ्रीक्वेंसी में लोअर एस्ट्रल बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते सो देयर डोमिनेंस इज गेटिंग रिलीज्ड बहुत कम बची है आप तो छोटी एज के हो मैं मेरी एज आपसे काफ़ी ज़्यादा है जब मैं छोटा था तो ये केसेस बहुत सुनाई देते थे अब कम होते जा रहे हैं आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे बाय 2024 ये ओवरलैपिंग बंद हो जाएगी so these are overlapping now earlier they were together now its frequency is raising but they are still some part it is overlapping by 2024 it will be released there will be no lower astral being on the earth थैंक यू सर इतनी चीजों को समझाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन सर इसके अंदर मेरा बस ये होगा कि जो आपने ये समझाया कि हमें अपने आप को जानना है कि हम क्यों इस एडवेंचर को लेने आए हैं, और कैसे इस सिमुलेशन में हम खुद अपनी मर्जी से आए हैं, और हमने अपनी मर्जी से जब हमें सच समझ आ गया हम चले जाएंगे।
तो सर मतलब अब हर एक सेक्ट बिलीव कर रहा है चक्रास के बारे में, तो क्या कुंडलिनी अवेकनिंग इसी के साथ लिंक्ड है? यस, इससे पूरी तरह लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमारी बॉडी में इस सिमुलेशन को मेंटेन रखने के लिए हमारी मेमोरी ही क्रिएट कर रही है। उसमें जो भी डिज़ायर्स रह गई उनको हम टेंडेंसीज, प्रवृत्तियां कहते हैं। उन प्रवृत्तियों को करने की इच्छा रह जाती है। और सिस्टम इतना पावरफुल है कि छोटी सी लाइफ है, आपने एक जीवन लिया, उसमें डिज़ायर पैदा हो गई। वो डिज़ायर इस जीवन में फुलफिल अगर नहीं हो पाई, वो टेंडेंसीज हमारे चक्रोज में है। हमारी एस्ट्रल बॉडी में, फिजिकल बॉडी तो बंद कर देते हैं या ज़मीन में गाड़ देते हैं, लेकिन जो एक एस्ट्रल बॉडी है वो कंटिन्यू करती है विद दैट मेमोरीज। हमारी एस्ट्रल बॉडी के अंदर ही ये चक्र है। चक्र सूक्ष्म शरीर में है, एस्ट्रल बॉडी में है, इट्स नॉट इन फिजिकल बॉडी। तो अगर साइंस के डॉक्टर कहें कि चक्र दिखाओ तो चक्र नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारी एस्ट्रल बॉडी में 3 बॉडियों का कॉन्सेप्ट है, फिजिकल, एस्ट्रल, कॉजल बॉडी। तो चक्र एस्ट्रल बॉडी में है, उनमें हमारी टेंडेंसीज और मेमोरीज हैं। जब हम किसी भी प्रैक्टिस को करते हैं तो वो रिलीज होती हैं, तब हमारी कॉन्शियसनेस जान जाती है कि इससे कोई अंत नहीं है, तो वो इनसे फ्री हो जाती है। जब वो जान जाती है कि सिमुलेशन है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो इन दैट वे कुंडलिनी इसको हेल्प करती है इन चक्रों को। और अभी तक की कॉन्शियसनेस में सिर्फ 7 चक्रों की बात होती थी, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। यस सर। अब नेक्स्ट डायमेंशन सी हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ तक थी, इसमें 7 चक्र थे। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल। अब हम 8th 9th चक्रों पे अपना काम कर रहे हैं, जो इससे पहले नहीं बोला जाता था, जरूरत नहीं थी। बिहार स्कूल ऑफ योगा के परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी की एक बात मुझे बहुत अपील करी कि जानवर जब इवॉल्व करते हैं, जानवरों का सहस्रार ह्यूमन का मूलाधार है, हमारा सहस्रार नेक्स्ट डायमेंशन का मूलाधार है। ठीक है, तो ये सर मतलब इंटर्न ये हिरेक्री समझा रहा है कि कैसे हम अलग अलग मैनिफेस्टेशन में अपनी हिरेक्री रखनी है जिस जन्मों के हिसाब से। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये सोर्स है, इस सोर्स से जितनी दूर है वो फर्स्ट डायमेंशन की रियलिटी मैनिफेस्ट हुई, दैट इज मेटल और मिनरल्स। सेकेंड लेवल की मैनिफेस्टेशन हुई, दैट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड लेवल पे ह्यूमन थर्ड डेंसिटी है। जितना हम सोर्स के पास आते जा रहे हैं उतने लेवल पे हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते जा रहे हैं। ऑल क्रिएशन इज फ्रॉम द सोर्स, नथिंग इज आउट ऑफ सोर्स। लेकिन हम जब थर्ड डायमेंशन में हम खाली इस चक्रों तक काम करते थे, इसके बियॉन्ड जाएंगे तो हम 4th 5th डेंसिटी के पास आते जाएंगे। ठीक है सर। और ये जैसे ही आपने समझाया कि चक्र बारे में भी, तो सर मेंटलिज्म भी इसी से होता है, रिमोट व्यूइंग भी इसी से होती है, जैसे हम ये गेन करते हैं अपने बारे में नॉलेज। इनके बियॉन्ड भी आप जो रिमोट व्यूइंग तो बहुत आसानी से कर सकते हैं विदाउट चक्रिंग। चक्र अगर आपके एक्टिवेशन नहीं है तो भी कर सकते हैं। आप रिमोट व्यूइंग को क्या समझते हो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। बहुत अच्छे रिमोट व्यूअर को एक इवेंट जिसकी हम बात करते हैं कि सोलर फ्लैशेस धरती पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में आएंगी, दैट इज अ इवेंट, बूम। यस सर। उस इवेंट को 4-5 बेस्ट रिमोट व्यूअर को दिखाया गया। दे कुड गो बियॉन्ड द टाइम, दे कुड सी। सब ने अब जो एक्सपीरियंस थे सेम नहीं थे। इवेंट तो एक ही है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस क्यों हुए रिमोट व्यूइंग के? यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर पता लगेगा। You got the information, but it is processed through your mind and through your consciousness. If that portion is not pure, if that portion is having fear, you will see that event fearful. If your portion is pure, if your portion is in bliss and joy, you will see the same event with your consciousness. You will process it through your consciousness. Here comes the purity. तो आपका जो क्वेश्चन था कि अगर चक्रों के लिए जरूरत पड़ेगी, यस, क्योंकि अब जितना प्योर होगे उतना आप उसको विदाउट जजमेंटल देख पाओगे। अगर आप फियर में हो तो सेम इवेंट को आप अपने फियर के थ्रू प्रोसेस करोगे, दैट वो उतना प्योर नहीं होगा, इसलिए जरूरत पड़ती है। आपने हर चीज बहुत अच्छी समझाई। 8 अप्रैल की बात हो, चाहे रेड हाइफर की, चाहे कुंडलिनी की, तो बस ये समय मिला और ये मैनिफेस्टेशन थी जो सिर्फ मैंने 7 क्वेश्चन लिखे थे सर, और अपने आप ही ये क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते गए, अपने आप बनता गया। तो थैंक यू सो मच सर। और
जो भी आपने समझाया होप सभी लोगों को पसंद आएगा। ये अलग लीक से हटकर नॉलेज है जो हमें अपने मेन स्ट्रीम धर्मों में, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उधर से नहीं मिलती। जो ये नॉलेज है मोक्ष की, जो आपने सिमुलेशन की समझाई, या भूत इन चीज़ों की बताई, कैसे हम चक्रास को एक्टिवेट, ये चीज़ें हेल्प करेंगी आज के यंगस्टर्स को, और कैसे वो समझे कि ये समय नॉर्मल नहीं है और हमें अपनी मास अवेकनिंग कर कर एक नए युग, एक नए सतयुग में, गोल्डन एज में जाना है, और जहाँ पर पीस, ट्रैंक्विलिटी और शांति होगी। और लास्ट में सर थैंक यू अगेन, आपने समय निकाल कर इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया, और कैसे ये जो क्रेजी हुआ बड़ा इंटरनेट रेड हाइपर के बारे में आपने ये ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम को समझाया। और होप आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और ये नॉलेज फैलाते रहेंगे। लास्ट में यही चीज कहना चाहूंगा कि सर मुझे आप पहले इंसान लगते हो कि जिसके अंदर जीरो ईगो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जीरो ईगो होना बहुत बियॉन्ड स्टेज है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं सबके सब। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के साथ सर पॉडकास्ट बनाया, मैं अगली बार उन्हें कहता हूँ तो वो थोड़ा ईगो दिखा, मतलब कुछ ना कुछ एटीट्यूड दिखाते हैं। मैंने दिखाते सर हैं। एक संत की बात सुनी थी, उन्होंने कहा था सर जहां पर ज्ञान होगा वहां पर अहम नहीं होगा, जहां पर ज्ञान होगा वहां पर ईगो या ऐसा अहंकार नहीं होगा। वो मुझे आप में दिखता है सर। सी, ज्ञान क्या है? यू आर एवरीवन। मैंने पहले कहा कि आपका सपना है, कोई दूसरा है ही नहीं। जब है नहीं तो कैसे अहम हो सकता है? बस ये एक पॉइंट है। और आज का पॉडकास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर इक्लिप्स के दिन उस 4 मिनट में, 4-5 मिनट का या उससे जितना आप कंसंट्रेशन हो कर सकें, अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करें, एक सुंदर जगत को डर से उठ के आप इसके कंट्रीब्यूट करेंगे इस धरती पे एक नए एरा के एस्टेब्लिशमेंट में। यू आर द कंट्रीब्यूटर इन दैट वे। तो एट लास्ट थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, और होप आगे भी आप हमें यही ज्ञान देते रहें और लोगों को समझाते रहें, इस मास अवेकनिंग में आप एक कारण बने। और मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।